तो आज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अपन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स या इसको एनिमल टिश्यू भी बोलते हैं। इसके अंदर वैसे तो एक तो एनिमल टिश्यू भी आ जाएगा, उसके बाद अर्थवर्म आ जाएगा, उसके बाद फ्रॉग भी आ जाएगा, और अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच भी आएगा। तो उन 3 चैप्टर्स को अपन अभी नहीं लेंगे। अभी सबसे पहले सिर्फ एनिमल टिश्यू ही पढ़ेंगे। अब एनिमल टिश्यू सबसे पहले क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि अपन को कहीं भी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे और किसी भी बॉडी के किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। अब टिश्यू वहाँ पे हर जगह अपन को अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए एज अ होल अपन पहले ही यहाँ पे पढ़ लेंगे तो अपने को आइडिया पता चल जाएगा। वहाँ सिर्फ अब नाम लेना रहेगा तो अपन को पूरा वहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहीं पे अपन उसको पूरा तरीके से समझ लेंगे। तो इसका एनिमल टिश्यू वाला पार्ट अपन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसका नाम क्यों है? क्योंकि अपन को अगर कोई भी चीज़ का फंक्शन समझना है अगर, तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। अगर अपने को उसको स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो अपने को उसका फंक्शन कैसे पता चल पाएगा? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स अपन स्टार्ट करते हैं। अपन पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पूरा पॉइंट पॉइंट लेके पढ़ेंगे और फिर लास्ट में पूरे पॉइंट्स का रिवीजन कर लेंगे एक बार। और अगर बाद में भी अब तुम कभी रिवाइज करोगे इसको देख के तो 1.5 या 1.75 की स्पीड पे इसको देख लोगे तो आराम से पॉइंट वाइज अपना रिवीजन हो जाएगा। लास्ट में अपन कोई भी वीडियो का तो लास्ट में सारे पॉइंट्स को एक बार जल्दी जल्दी से देख लेंगे तो वो रिवीजन के काम भी आ जाएगा। तो सबसे पहला अगर कोई पॉइंट अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहला है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू हैव केम अक्रॉस, इनको अंडरलाइन भी करके देख लें। In the preceding chapters, you have came across a large variety of organisms. In the preceding chapters, you have came across large variety of organisms, both unicellular and multicellular, of animal kingdom. In unicellular organisms, all the functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया इन अ सिंगल सेल तक। तो अपने ये पहली लाइन में लिखा है प्रीसीडिंग चैप्टर्स, जो कि अपन ने पढ़ा नहीं है। पहली वाली लाइन को अपन इग्नोर कर देंगे, अभी अभी नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे डाइवर्सिटी के बारे में बताया है। बहुत सारे टाइप डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है वो चैप्टर, उसमें प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम इनकी डाइवर्सिटी बताई गई है, तो उसको छोड़ेंगे। बाकी इसी में अगर अगला पार्ट जो है ऑल द फंक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किए ने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से समझते समझते टिश्यू पे पहुँचेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सारा जो फंक्शन है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, जो मेन फंक्शन यहाँ पे दे रखे हैं वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोई भी अपन एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अमीबा अपन ने ले लिया। जो भी मैं बोल रहा हूँ दिमाग में एकदम इमेज, अगर कहीं भी अपन कोई पढ़ रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को तो दिमाग में उसका इमेजिनेशन बनना चाहिए, वीडियो टाइप बनना चाहिए, ताकि और तरीके से समझ में आएगा। तो अगर अमीबा को अपन बात कर लें तो अमीबा के डाइजेशन की बात करते हैं। अब हर अपन ने बहुत स्टार्टिंग क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि अमीबा जो होता है उसका फूड कैसे इनगल्फ करता है। सूडोपोडिया बनाता है, मतलब फॉल्स लेग बनाता है, वो भी अपने मेम्ब्रेन के अंदर मॉडिफिकेशन करके। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है सबसे बाहर वाली बाउंड्री, उसी से यूँ दोनों सूडोपोडिया मतलब 2 लेग्स बना लेगा। फिर वो 2 लेग्स के बीच में फूड आएगा। फॉल्स लेग्स क्यों है? मतलब एक्चुअल कोई अपेंडेजेस नहीं है उसके पास, कोई भी मूवमेंट करने के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं। अपेंडेजेस मतलब अपने पास हाथ पैर होते तो ये अपने अपेंडेजेस है, उसके पास वैसे कोई भी अपेंडेजेस का प्रेजेंस नहीं है। वो सिंपल 2 प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मॉडिफाई करता है, फूड के आसपास ले जाता है, और फूड जैसे ही अंदर आया वो बाहर से फ्यूज़ हो जाता है। तो अंदर एक फूड वैक्यूल बन गया, एक स्पेस बन गई जिसको फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब वो फूड अंदर आया, यही फूड वैक्यूल के अंदर जितने भी इसके एंजाइम से जो फूड नेसेसरी, इसके फूड को डाइजेशन करने के लिए नेसेसरी है, वो सारे एंजाइम्स इसके अंदर सिक्रेट कर देगा। ये इसका डाइजेशन हो गया। सिंपल फ्रेगमेंट्स में वो टूट गए, वही वापस फ्यूज अंदर साइड वाली मेम्ब्रेन उसी को एब्जॉर्ब कर लेगी। ये एब्जॉर्ब कर लिया, फिर इसी मटेरियल से ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना लेगी। एनर्जी बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि एनर्जी, ये अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल है, अमीबा यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम भी माइटोकॉन्ड्रिया का यूज़ करते हैं। तो जो एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होगा वो एकदम सिमिलर होगा अपने और अमीबा के अंदर। तो ये एक इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी अपन ने देख ली कि हाँ
स्टार्टिंग में यूकैरियोट सेल से अपन इवॉल्व हुए हैं, तो वो भी सेम है। माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर भी रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया, तो एनर्जी प्रोडक्शन का फंडा सेम रहेगा। तो अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन। दूसरा है डाइजेशन हो गया। रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए अपन यहाँ पे ब्रीदिंग की बात करेंगे। ब्रीदिंग प्लस ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ब्रीदिंग में अपन क्या करते हैं, अपने नोस्ट्रिल से एयर गई बकल कैविटी, फिर अंदर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद वो ट्रेकिया में पहुंच जाती है, ट्रेकिया के बाद नीचे जाती जाती ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आता है। उसके बाद फिर एल्वियोलाई कहीं पे आती है। अब वो एल्वियोलाई एक सिंगल सेल्ड सरफेस रहती है, वहाँ एल्वियोलाई से डिफ्यूजन होता है, एयर का डिफ्यूजन वहाँ से, और उसको ब्लड कैपिलरी सराउंड करती है। दिमाग में बन रहा है कि नहीं, ये बनना चाहिए पूरा दिमाग में कि उसको सराउंड कर रही है फिर कैपिलरीज। अब वहाँ से वो जो एयर आई है, एयर ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में आरबीसी उसको एयर के अंदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड होगा, फिर वो अंदर जाके सेल को जाके देगा, वहाँ पे ब्रेक डाउन होगा। तो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर है। अब अमीबा में क्या है रेस्पिरेशन, यही उसने उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो अपना वहाँ पे एक सेल करेगा कि हाँ ये मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की सरफेस पे एक सेल होगा, वहाँ सेल से एयर पास होगी, फिर वापस वो जाएगी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन पे, वहाँ से डिफ्यूज़ होगी। अब यहाँ पे क्या, ये अमीबा के ऊपर सबसे बाहर वाली सरफेस है, वहीं पे डिफ्यूजन होगा। अच्छा डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन मतलब किसी भी सब्सटेंस का मूव करना एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के लिए तरफ। ये ज़रूरी नहीं लिविंग चीज़ में ही हो, ये कोई भी जगह जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन, अपन ने पानी में इंक डाली, इंक का वहाँ कंसेंट सब दूर चले जाएगी, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस से जा रही, मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसमें कोई लिविंग की ज़रूरत नहीं है, ना मेम्ब्रेन की ज़रूरत है, लेकिन लिविंग में भी ये होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये रेस्पिरेशन की बात हो गई, अमीबा की या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें। और अब रिप्रोडक्शन की बात आती है, तो रिप्रोडक्शन अमीबा कैसे करता है, बाइनरी फिजन से, आराम से अपने दो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड किए उसके बाद वो दो सेल भी वैसे कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनल्स डिवाइड होंगे, ये दो हो गया, एकदम सिंपल सा काम अकेले सेल ने कर दिया। अपने अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें या कोई भी एनिमल सेल्स के अंदर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर एनिमल्स में ही रहता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि बडिंग, लोअर एनिमल्स हाइड्रा के अंदर भी बडिंग पाई जाती है, तो लोअर एनिमल्स के अंदर ही सिर्फ बडिंग पाई जाती है, मतलब जो भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब जिनमें गेमेट्स नहीं बनते। बाकी हायर एनिमल्स रहते हैं उनके अंदर गेमेट्स बनते हैं, तो पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे, वो गेमेट्स बनाएंगे, मेल गेमेट फीमेल गेमेट दोनों फ्यूज होंगे, फिर जाइगोट बनेगा। तो ये अपने अंदर अलग अलग सेल्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ये सेम चीज़ करने के लिए। तो ये प्रीसीडिंग चैप्टर ये पूरे अपने सिंगल सेल्स का हो गया कि डाइजेशन रेस्पिरेशन कैसे करता है। और इसी के साथ अपन ने कंपेयर भी कर लिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस इस चीज़ को कैसे करते हैं। तो ये पहला पॉइंट अपना फिनिश है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। In the complex body of multicellular animals, the same functions are carried out by different groups of cell in well organized manner। अपन ने पहले ही देख लिया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए एल्वेलाई में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए, डाइजेशन के लिए माउथ के सेल्स अलग, ईसोफेगस में सेल्स, वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता खैर। फिर स्टमक में आएंगे, वहाँ सिक्रीशन करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे अब लेकिन यहाँ पे एनसीईआरटी ये बात मानती है कि वेल ऑर्गेनाइज जो है, मतलब एडवांटेजेस जो है, वो यूनिसेल्युलर फॉर्म से मल्टी सेल्युलर है। क्योंकि अगर अपन वैसे भी इवोल्यूशन से भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर अपन सिंगल सेल से इतनी बड़ी बॉडी में ह्यूमंस में इवॉल्व हुए हैं, तो इवोल्यूशन होता है फ़ायदे को देखकर, फ़ायदा हुआ होगा तभी तो अपन इतना ज़्यादा इवॉल्व हुए। तो और ये तो यहाँ एनसीईआरटी भी बात मानती है एडवांटेजियस है, क्योंकि सेल्स वेल ऑर्गेनाइज मैनर है। यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्हें कोई ऐसा एडवांटेजेस वाली नहीं, पर यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज इन्होंने लिखा है। यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज, ये वेल ऑर्गेनाइज इन्होंने लिख के रखा है। तो ये एडवांटेजेस बात हो गई कि हाँ ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल्स का ग्रुप बनना है, ये एक एडवांटेजेस वाला पॉइंट है। बाकी अपन ने कंपैरिजन कर लिया है, वही कंपैरिजन दिया है, वैसे दिया तो नहीं है फिर भी अपन ले रहे हैं उसको फील करने के लिए कि हाँ वैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पे ध्यान रखना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मतलब क्या है,
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मतलब है टिश्यूज। तो द बॉडी ऑफ हाइड्रा इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मतलब डिफरेंट टिश्यूज। अभी इनने टिश्यू क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि इनने अभी डेफिनेशन ही नहीं बताई, अपन टिश्यू पे पहुंचे ही नहीं है। अभी तो बिफोर अप्रोच कर रहे हैं टिश्यू को समझने के लिए, जो स्टेटमेंट्स है उनको लेके अपन अप्रोच कर रहे हैं। तो द बॉडी ऑफ सिंपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। तो मतलब मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की बनी रहती है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, स्टमक के सेल्स एक टाइप, लीवर के सेल्स एक टाइप, लंग्स के सेल्स अलग टाइप। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। और इनके अंदर अब स्टमक के अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी अभी यहाँ पे हाइड्रा का एग्जांपल लेके बोल रहे हैं कि हाइड्रा एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो अपन डाइवर्सिटी में पढ़ेंगे कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो टिश्यू लेवल, तो उस पर्टिकुलर टिश्यू में जो नंबर ऑफ सेल्स है, जो क्वांटिटी ऑफ सेल्स है वो थाउजेंड्स हो सकती है हाइड्रास के अंदर। हाइड्रा के अंदर मतलब एक रफ आइडिया दिया है कि इतने सेल्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर। तो द कंपो और फिर वापस यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दे रखा है कि ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं। अभी ग्रुप ऑफ सेल्स बोल रखा है, सिर्फ टिश्यू नहीं बोला है, क्योंकि अभी डेफिनेशन जहाँ तक एनसीईआरटी नहीं बताएगी, जहाँ तक वो टर्म यूज़ ही नहीं करेगी, क्योंकि अभी डेफिनेशन बताई नहीं टिश्यू होता क्या है। तो उसके पहले अभी अप्रोच ही कर रहे हैं कि टिश्यू तक अपन। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। तो डिफरेंट फंक्शंस के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है सेल्स की कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। अब चौथा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, हाउ डू, अभी अपन ने अंडरलाइन नहीं किया, सॉरी। अब ये चौथे पॉइंट पे कर लेते हैं, हाउ डू दिस वर्क टुगेदर, हाउ डू दिस सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। ये डायरेक्ट चौथा पॉइंट है। तो ये कैसे काम करते हैं पूरी बॉडी में, हाउ डू द सेल्स वर्क टुगेदर। ये टिश्यू का पार्ट नहीं। अब एक तो इनके अंदर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जंक्शंस होते हैं जिससे एक दूसरा सेल आपस में कम्युनिकेट करता है। बाकी जो मेन कोऑर्डिनेशन है, जो एक साथ काम कैसे कर पाते हैं, वो तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आ गया कि कोई भी बॉडी का पार्ट एक साथ काम करने के लिए उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जिस समय दौड़ रहे हैं सांस भी उसी समय तेज होनी चाहिए, हार्ट बीट भी उसी समय तेज होनी चाहिए। तो इनका जो काम है कोऑर्डिनेशन, कोई सेल क्या, स्वेट वाले सारे सेल, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर जो टिश्यू है वो एक साथ स्वेट प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। तो ये सारा काम सारे सेल्स का टुगेदर वर्क कौन करवाता है, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम करवाता है, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्वस हो गया। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में नर्वस प्लस एंडोक्राइन आता है। तो एंडोक्राइन में तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को रिलेट कर गया है। तो ये कंप्लीट अपना चौथा पॉइंट। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, द मल्टीसेलर ऑर्गेनिज एनिमल अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे, अलोंग विद द इंटरसेल्यूलर, इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनको भी अपन पढ़ेंगे। सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अ टिश्यू। उस ऑर्गेनाइजेशन को टिश्यू बोला जाता है। तो in multicellular organisms a group of similar cells along with the intercellular substance perform a specific function, such an organization is called a tissue। दो बात बोल रखी, वो जितनी बात मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दे रखा है। तो अब ये तो जाहिर सी बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू की डेफिनेशन अपन बोल पाएंगे, क्योंकि टिश्यू का पहला ही वो क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होना चाहिए। तो यूनिसेलुलर में ग्रुप ऑफ सेल्स का होना तो पॉसिबल है नहीं। तो इसलिए जो टिश्यू की डेफिनेशन अपन डिफाइन कर पाएंगे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ही डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे। तो ये तो एकदम कॉमन सी बात है और एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब यहाँ थोड़ा सा झोल है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब दो एग्जांपल कंसिडर करना। लीवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हिपेटोसाइट्स बोला जाता है। सारे सेल्स बाइल का सिक्रीशन करते हैं, लीवर बाइल बनाता है, एक जूस है। तो ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है ब्लड। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल है ब्लड, क्योंकि ब्लड भी एक पहले पढ़ा हो तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब ये ब्लड एक टिश्यू है। इसके अंदर पाए जाते हैं आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स। अब दो एग्जांपल में क्या डिफरेंस है, ये दोनों टिश्यू ये दोनों ग्रुप ऑफ सेल्स है, लीवर के अंदर भी टिश्यू पाए जाएंगे। तो वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, जो सारे सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स का जो अपीयरेंस है, फंक्शन है, वो सेम टाइप का है। तो यहाँ पे सिमिलर सेल्स होगा हिपेटोसाइट्स में। वहीं ब्लड के अंदर RBC WBC प्लेटलेट्स, फंक्शन प्लस स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों अलग है। तो लेकिन है तो ब्लड भी टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स सिमिलर और डिसिमिलर हो सकते हैं, बस ये है कि ओरिजिन सेम होना चाहिए। सिमिलर और डिसिमिलर स्ट्रक्चर भले ही हो जाए, लेकिन ओरिजिन सेम होना चाहिए तो वो टिश्यू कहलाएंगे। अलोंग विद द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। इंटरसेल्युलर सब्सटेंस भी इंक्लूड करेंगे टिश्यू में। एक्स्ट्रा सेलुलर अगर किसी को पता नहीं हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, सेल के आसपास भी कोई फ्लूइड रहता है। फ्लूइड मतलब गैस और लिक्विड, यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड ही है। तो सेल्स को सराउंड करता है एक लिक्विड जिसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। अब हम जो भी खाना खाते हैं ग्लूकोज बन के ब्लड के थ्रू कैपिलरी में होता होता आखिरी में सेल तक आता है। तो ऐसा नहीं कि वो सेल चिपका, ये सेल है और ये कैपिलरी है तो चिपका हो उससे, नहीं। या थोड़ा सा इनके अंदर गैप रहता है। यहाँ ब्लड से सब्सटेंस निकलता है, ग्लूकोज निकलेगा, फिर वो एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस में जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मतलब सेल को जो सराउंड कर रहा है, जो उसके आसपास जो फ्लूइड है उसके अंदर वो ग्लूकोज कम है, वहाँ से निकल के फिर वो सेल में जाएगा। ये भी क्यों जाएगा, ये भी डिफ्यूजन से। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो इस टाइप से वो सेल के अंदर जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, या इंटर सेलुलर फ्लूइड होता है। तो सेल प्लस वो इंटर सेलुलर फ्लूइड, ये दोनों मिला के टिश्यू कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब सिर्फ सेल, अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाए कि सिर्फ सेल्स ही कंस्टिट्यूट होते हैं तो वो गलत होगी, क्योंकि इंटर सेलुलर सब्सटेंस भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये अपना 5th पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब 5th पॉइंट के बाद अपन आएंगे 6th, यू मे बी सरप्राइज्ड। 6th पॉइंट है यू मे बी सरप्राइज्ड। क्यों सरप्राइज होंगे भाई, बताइए अब यही। You may be surprised to know that all the complex animals consist of only 4 basic types of tissues. These tissues are organized in specific proportion and pattern to form organs like stomach. तो ये चौथा पॉइंट है अपना, स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। When 2 or more organ perform, चलो ये 6th पॉइंट इतना ही है। अब सरप्राइज होने वाली बात, सच में सरप्राइज होने वाली बात है क्या। You may be surprised to know that all the complex animals consist of only 4 basic types of tissues. मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी, एक थोड़ी सी स्टेटमेंट इसके पहले अपन समझ लेते हैं। सेल थ्योरी जो अपन सेल बायो में सेल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि सेल थ्योरी में बोला गया है कि ऑल द एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सेल्स, पूरी बॉडी को कहीं भी निकाल लो, यहाँ से एक चमड़ी खींची माइक्रोस्कोप में देखा, ओ सेल है, ये सेल है। नाखून निकाल दिया, ये सेल प्रोडक्ट। तो अपनी पूरी बॉडी सेल्स है, और बाकी जो बचा हुआ है वो सेल का प्रोडक्ट है। हेयर सेल प्रोडक्ट, नाखून सेल का प्रोडक्ट, दांत की जो बाहर वाली कवरिंग होती है इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, मतलब मैक्सिमम कंटेंट कैल्शियम फॉस्फेट का होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स का होता है। तो ये सेल के प्रोडक्ट है, क्योंकि सेल इनको फॉर्म कर रहा है। तो सेल और सेल प्रोडक्ट, तो सिर्फ 4 टाइप के टिश्यूज से पूरी बॉडी बनी हुई रहती है, पूरी बॉडी। ये प्रोडक्ट को हटा दो, सेल प्रोडक्ट को, तो बाकी 4 टाइप से पूरी बॉडी में अगर कोई भी टिश्यू, यहाँ हाथ लगा, ये स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू, आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ 4 टाइप्स के टिश्यू से ही पूरी बॉडी बनी हुई है। तो फिर अब ये सरप्राइज वाली बात क्या है इसमें, ये कि अगर सेम चीज़ें हैं तो फिर लंग अलग क्यों दिखता है। लंग्स के अंदर भी जो टिश्यू होंगे, 4 ही टाइप के टिश्यू से पूरा लंग बने होंगे। 4 ही टाइप के टिश्यू से किडनी बनी होगी, 4 ही टाइप के टिश्यू से लीवर बना होगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है कि ये अलग अलग दिखते हैं, इनका काम अलग अलग है। तो वही उसी का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नेक्स्ट वाली लाइन में दिया है कि ये द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक पैटर्न एंड प्रोपोर्शन टू फॉर्म ऑर्गन्स। पैटर्न और प्रोपोर्शन बदल जाता है बस। पैटर्न और प्रोपोर्शन का बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा फिल्दी एग्जाम्पल है, गंदा एग्जाम्पल है, बट कि अपन खाना खाते हैं, खाना ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर जाता है सेल्स में,
डायरेक्ट जाएगा ब्लड से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल में जाएगा। अब वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे, एनर्जी निकली, सेल प्रोडक्ट बने। एनर्जी निकल के उसकी बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी निकल गई। बॉन्ड तोड़ने से क्या एलिमेंट भी टूट जाएंगे? नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड रहता है। डाइजेशन में क्लियर समझेंगे, अभी समझ में नहीं भी आ रहा हो तो। बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, एनर्जी मिल जाती है, हाथ पैर हिल रहे हैं, चल रहे हैं, आंख बंद हो रही है, हर काम हो रहा है, एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी का काम। बाकी जो बचा हुआ है, एनर्जी तो बॉन्ड्स में थी, बाकी जो एलिमेंट है या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, जो कोई भी मॉलिक्यूल बचे, उनको ही रिफॉर्म करके बॉडी बन जाती है अपनी, उनको रिफॉर्म करके बॉडी बन जाती है। तो उनका ही रिफॉर्मेशन करके बॉडी बन जाती है। परफॉर्म स्पेसिफिक लंग, हार्ट, किडनी। तो ये अब वो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन करके अब जैसे कोई सेल मेम्ब्रेन बनाती है। सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर पता हो, वैसे तो अपन आगे पढ़ लेंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन, बीच में एम्बेडेड होते हैं, फोस्फोलिपिड होते हैं। अब यही लिपिड आया होगा कहीं से, इसी लिपिड को वहाँ फोस्फोलिपिड में बना दिया, ये सेल बनेगा। अब पूरी बॉडी क्या सेल से ही बनी है? सेल बन गया तो अपन पूरी बॉडी के बनने की प्रोसेस भी समझ सकते हैं। ये सेल बना, बहुत सारे सेल बन गए, तो पूरी मिलके बॉडी बन गई। तो अब वही कंटेंट, ये जो खाना खाया था उसी से बन गया। बेसिक चीज़ तो वही है, वही मॉलिक्यूल होंगे, बस उनको अलग अलग तरीके से जोड़ के एक तक तो बॉडी बन गई, और एक वो फीकल मैटर जो एनस के थ्रू निकल गया, एनल कैनाल के थ्रू आउट हो गया, तो वो अलग है। लेकिन बेसिक अगर उन दोनों के, तो पैटर्न और प्रोपोर्शन कितना बदलाव ला देता है। वही फीकल मैटर, उसके अंदर भी मेन कंस्टिट्यूएंट जो मेन कंपाउंड्स है, मॉलिक्यूल्स वही हैं। बॉडी जिससे फॉर्म हो रही है वो भी वही है, बस पैटर्न और प्रोपोर्शन बदल गया। कितना क्वांटिटी उसमें किस चीज़ की है, कितनी क्वांटिटी इसमें है, किस पैटर्न में एक दूसरे से जॉइंट हुए, किस पैटर्न से एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वो डिफरेंस आने से सब दूर। तो वैसे ही जो टिश्यू है, किसी में किसी की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में कनेक्टिव की ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ब्लड कनेक्टिव की क्वांटिटी ज़्यादा है, किसी में एपिथेलियल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ये स्किन ऑर्गन एपिथेलियल की क्वांटिटी ज़्यादा है, कनेक्टिव की कम है। तो इन प्रोपोर्शन पैटर्न किस टाइप पैटर्न में जुड़े हुए हैं, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ऑर्गन का अपीयरेंस अलग हो गया, इनका फंक्शन अलग हो गया। तो ये इस लाइन में बताया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, व्हेन टू और मोर organs perform a common function by their physical or chemical interaction. When two or more organ perform function by their physical or chemical interaction, they together form organ system. Example, digestive system, respiratory system. अब ऑर्गन सिस्टम की बात तक पहुंच गए अपन कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलके अपने फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन क्या है? माउथ है, माउथ के अंदर जो कैविटी है बकल कैविटी, बकल कैविटी, फिर यहाँ फेरिंग्स से मिली, फेरिंग्स ईसोफेगस ऑर्गन एक दूसरे से जो है तो फिजिकली इंटरेक्टेड है। ये फिजिकल इंटरेक्शन हो रहा है पूरे एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में। अब लीवर और इंटेस्टाइन सेम सिस्टम का पार्ट क्यों है? क्योंकि इनके बीच में है तो दूर दूर दोनों, इंटेस्टाइन के पास, और दूसरी चीज़ है इंटेस्टाइन के ज़्यादा पास तो किडनी आ जाएगी अगर देखा जाए तो। हाँ किडनी आ जाएगी, चलो छोड़ो इसको, पता नहीं जो भी दूसरा कोई ऑर्गन का पार्ट भी इसके पास हो सकता है, लेकिन फिर भी लीवर इसका पार्ट क्यों? क्योंकि केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं। वहीं से लीवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, जो आप अभी डाइजेशन में अपन पढ़ेंगे, बाइल सिक्रीट होता है, ड्यूडेनम में आता है, ये दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे ये केमिकली इंटरेक्ट करके एक फंक्शन को बना रहे हैं जो कि डाइजेशन ऑफ फूड है। तो इन दोनों का केमिकल इंटरेक्शन मस्ट है अगर डाइजेशन ऑफ फूड करवाना है, तो इसलिए केमिकली इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एक ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब इसके बाद सबसे लास्ट वाला पॉइंट है इस सेक्शन का, वो है सेल्स, टिश्यूज and organ system split up work in such a way that exhibit division of labor and contribute to the survival of body as a whole. अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब डिवीजन ऑफ वर्क। एक ऑर्गन अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम ने अपना काम बांट लिया, रेस्पिरेशन का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेशन का काम रख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल, ब्लड, इन्होंने अपना काम रख लिया। तो सब ने अपना अपना काम बांट लिया है। अब सिस्टम के और डीप में जाओगे तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इसमें इंटेस्टाइन ने अपना काम रख लिया, ईसोफेगस ने अपना काम, बकल कैविटी ने अपना काम। इसके भी और अंदर जाएंगे तो इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होंगे, उन्होंने कि हाँ बकल कैविटी में भी इतना काम हमारा है, इतना काम इनका है। तो ये पूरा बॉडी का डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, मतलब सारे काम का पूरा बंटवारा हो गया, तभी तो पूरी बॉडी
एक स्मूथ वे में फंक्शन कर रही है, तो पूरी बॉडी का सर्वाइवल एज अ होल हो रहा है। पूरी बॉडी इसलिए सर्वाइव कर रही है क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, जो उसके सारे पार्ट्स है, वो एक साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। डिवीजन ऑफ लेबर बॉडी के अंदर हो रहा है। तो ये अपना 7 पॉइंट है। इसकी समरी अपन एक बार देख लेते हैं। अभी के सेक्शन में, ये वाले वीडियो के सेक्शन में सिर्फ इतना ही। तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहला पॉइंट अपना तो कि यूनिसेलर और मल्टी से, यूनिसेलर में सिंगल सेल अपना सारा काम कर लेता है। दूसरा पॉइंट कि कॉम्प्लेक्स वेल ऑर्गेनाइज मैनर में डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके करते हैं, मतलब टिश्यू वही काम करते हैं, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। फिर तीसरे एग्जांपल में हाइड्रा का एग्जांपल लिया, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लिया डिफरेंट। चौथा एग्जांपल में अब ये 7 काम कैसे करता था, तो अपन ने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाला एग्जांपल ले लिया था। पांचवें एग्जांपल में कि टिश्यू की डेफिनेशन आती है। टिश्यू की डेफिनेशन सिमिलर और डिसिमिलर हो रहे, बस ओरिजिन सेम होना चाहिए। ओरिजिन की बात अपन बाद में कर लेंगे। यू में बी सरप्राइज टू। अब ये 6th पॉइंट में कि चारों बेसिक टाइप्स के सेल्स रहते हैं, फिर भी सब में डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि डिफरेंस आता है इनके स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न के कारण। 7वें पॉइंट में फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से अगर 2 ऑर्गन्स एक साथ काम कर रहे हैं, फिजिकल या केमिकल, दोनों के एग्जांपल भी अपन ने लिए, तो वो ऑर्गन सिस्टम का पार्ट हो जाएंगे। फिर लास्ट पॉइंट जो 8वां पॉइंट है इस सेक्शन का, वो कि डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं और पूरी बॉडी का एज अ होल सर्वाइवल पॉसिबल होता है, क्योंकि सब में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। थैंक यू। तो इसके लिए इतना ही। अगर सही में बढ़िया लगाओ तो इसको शेयर कर देना। और जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए भी अगर समझना चाहे तो बोर्ड वाले भी समझ सकते हैं इसको, क्योंकि एनसीईआरटी तो बोर्ड में भी आएगी। पॉइंट वाइज भी कर रहे हैं तो बोर्ड के लिए भी यूज़फुल है। बाकी नीट के लिए अब इस सेक्शन का भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे। इसके बाद अगर एक और अपन सेक्शन कर लेते तो उसका पूरा एक क्वेश्चन लिस्ट तैयार कर दूंगा मैं नीट का। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसको देखना। और अगर बिल्कुल पसंद आ रही हो और लग रहा हो कि हाँ वर्थ है इसको पढ़ना यहाँ पे से, तो और दूसरे लोगों को भी शेयर करो। थैंक यू।